नमस्कार। आज हमारे साथ में देश के जाने माने उर्दू के शायर, जो उर्दू के बेताज बादशाह कहलाते हैं, जौहर कानपुरी आज हमारे स्टूडियो में है। जौहर कानपुरी साहब ने विश्व में कई देशों में अपने जौहर फैलाए हैं, उर्दू के माध्यम से अपने विचारों को रखा है। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है। जानते हैं जौहर साहब, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। आज जहां हम देख रहे हैं कि पूरा विश्व, हर व्यक्ति के हाथ में पूरी जानकारी, पूरे विश्व की जानकारी अपने हाथ में रहती है, ऐसे में शायरी और कवि सम्मेलन क्या अपना असर डाल पाते हैं? बहुत सीधा सवाल। जी 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 बहुत अहम सवाल है, बहुत अच्छा सवाल भी है, दिलचस्प है। देखिए, यही शायरी और कविता का जादू है जी, कि जब आपके हाथ में एक जो मोबाइल है, जो आपने जिक्र किया, और पूरी दुनिया उसके अंदर मौजूद है, आप जो आपका शौक है, जो आप चाहते हैं, वो एक बटन दबाते हैं और उसको देख लीजिए। उसके बावजूद जी, उर्दू और हिंदी की शायरी जहां पर होती है, वहां हजारों का मजमा आज भी इकट्ठा होता है और पूरी पूरी रात बैठ के सुनता है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जितनी भी और भी चीजें हैं, उनके अलावा शायरी और कविता का अपना अहम किरदार है, अहम रोल है, और उससे लोगों को बहुत दिलचस्पी है, उससे लोग बहुत लगाव रखते हैं। शायरी और कविता, क्या इनके उद्देश्य अलग होते हैं कि उद्देश्य एक ही है, सिर्फ बोलने का और लिखने का ढंग अलग है? नहीं, सिर्फ लिखने का ढंग अलग है और जबान का फर्क है जी। बाकी अच्छी सोच चाहे शायरी में हो और चाहे कविता में हो। कविता और शायरी में फर्क ये है कि हिंदी में उसी चीज को कविता बोलते हैं और उर्दू में उसी चीज को, उसी लेखनी को शायरी बोलते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपकी सोच क्या है, आपकी फिक्र क्या है। तो शायरी जो गजल जो होती है, शायरी में एक किस्म है गजल, जिसको बोलते हैं गजल। गजल बहुत मशहूर चीज है। उसमें अहम बात यह है कि 2 लाइनों में एक शेर होता है जी। 2 लाइन का एक शेर बनता है, लेकिन उन 2 लाइन के शेर में बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी जाती हैं कि अगर कभी लिखने बैठे उसका खुलासा, तो पता चला कि 10-20 पेज या 50 पेज, 100 पेज भरे जा सकते हैं, लेकिन शायरी में 2 लाइन में कह दी जाती है। गागर में सागर जिसको हम बोल सकते हैं। हाँ, ये आप गजल में कह सकते हैं। और कविता में क्योंकि एक लंबी लिखी जाती है, वो एक उसमें जैसे उर्दू शायरी में नज्म जिसे हम बोलते हैं, उसी तरीके से वो लंबी। तो गजल जो है वो अहम चीज है। बहुत से हिंदी वालों ने भी गजल कही, जिसे हिंदी गजल का नाम दिया, और इसी वजह से कही कि गागर में सागर भर दिया जाए। कई बार हमने देखा कि विचारों में परिवर्तन कवि सम्मेलन और मुशायरों के माध्यम से होता है। सरकारों के तख्ते तक पलट जाते हैं। कितना असर डालते हैं आप और कैसे डाल पाते हैं लोगों के दिलों तक? यानी जजमेंट कैसे ले लेते हैं आप कि आज जनता की जरूरत क्या है? क्योंकि जरूरत के हिसाब से शायरी जब होती है तो उसका महत्व एक अलग होता है। देखिए चंद्र जी, शायर समाज का आईना होता है और समाज की आंख होता है। जैसे जिस्म के अंदर अगर कहीं पर भी कोई चोट लगे या कुछ हो जाए, तो सबसे पहले आंख मुतासिर होती है, आंख से आंसू आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जिस्म में आंख बहुत महत्वपूर्ण चीज है, बहुत अहम चीज है। इसी तरीके से समाज के अंदर आंख बनकर रहता है शायर, कि हर चीज को बहुत गहराई से और बहुत गहराई से महसूस करता है। समाज में क्या हो रहा है, आम आदमी इतना महसूस नहीं कर पाएगा जितना एक शायर उस चीज को देख के महसूस करेगा। तो जब शायर देख के महसूस करता है, तो शायर की ये जिम्मेदारी होती है, बल्कि ये ऑटोमेटिक होता है। अगर वो शायर है तो उसे किसी को बताने की जरूरत नहीं है या सोचने की, वो ऑटोमेटिक ये होता है कि वो उसके या तो जो बुराइयां हैं उसके खिलाफ जाएगा, वो उसके खिलाफ लिखेगा। यहाँ तक कि कभी कभी जो सरकारों में बात होती है कि सरकारों के खिलाफ भी शायरी लिखी जाती है, उसमें किसी पार्टी का कोई मतलब नहीं होता, एक संदेश दिया जाता है। एक संदेश दिया जाता है। सरकार कोई भी हो सकती है,
किसी सरकार में अगर शायर को ये महसूस होता है कि ये सरकार से कुछ काम ऐसे हो रहे हैं जो देश की जनता के लिए अच्छे नहीं है, तो शायर उनको सुधारने की बात करता है, संदेश देता है कि सरकारों को ये बताता है कि ये मामले गलत नहीं है, गलत है, कई बार ऐसी इसको आप सही कर। कमजोर नस पे हाथ रखते हो बताते हो, आपका भी बहुत विरोध होता होगा, आपको भी पीछे बातें सुननी पड़ती होगी, आपको भी शायरी से बताया जाता है ये मत बोलो, ये मत करो, कहीं प्रेशर आता होगा, हुआ भी होगा आपके साथ में ऐसा कहीं? कुछ जब ऐसे लोग होते हैं विरोध जताने वाले, तो वो मैं समझता हूँ कि देश के वफादार नहीं होते और ना जनता के वफादार होते हैं। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि जो हम कर रहे हैं वही सच है और उसके खिलाफ मत जाइए। लेकिन शायरी जिस दिन इस पर समझौता कर लेगी कि जो कुछ हो रहा है उसे खामोशी से देखा जाए और लिखा ना जाए, तो उस दिन शायरी मर जाएगी। शायरी तो जिंदा जगी रहेगी कि गलत हो रहा है तो गलत के खिलाफ आवाज उठाना है, गलत होते देखना नहीं। अक्सर शायरी में हमने देखा कि बहुत ज्यादा प्रतिशत, बहुत ज्यादा मैक्सिमम प्रेमी प्रेमिकाओं से बात करने के लिए शायरी लिखी जाती है। जी 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 जी। मैंने अभी आपको जिक्र किया गजल का जी, खास तौर पर गजल के जो अर्थ है, गजल के जो मानी है वही है। आप डिक्शनरी में अगर गजल, उर्दू की डिक्शनरी में गजल के मानी ढूंढेंगे तो उसमें लिखा होगा महबूब से बातचीत करना, गुफ्तगू करना। ठीक है, महबूब से गुफ्तगू करना। तो अब जाहिर है कि महबूब से गुफ्तगू जब की जाएगी तो मोहब्बत और प्यार की बात की जाएगी। तो मालूम ये हुआ कि ये जो उर्दू की शायरी है, गजल जो है, ये मोहब्बतों की बात करती है। यहाँ पर महबूब का मतलब यही नहीं होता कि महबूब एक लड़की है जी। महबूब शायर कभी हाँ, शायर कभी किसी लड़की को अपना महबूब तस्लीम करता है, कभी देश को अपना महबूब तस्लीम करता है, कभी माँ को अपना महबूब तस्लीम करता है, कभी बाप को, कभी समाज को। तो एक महबूब बनाता है अपने नजर में, एक महबूब बना लेता है कि अब फिर उस महबूब के अंदर क्या खूबियां हैं वो बयान करता है, और क्या कुछ कमी है तो उसकी तरफ भी ध्यान दिलाता है कि यहाँ पर ये बेवफाई कर रहा है। तो यहाँ पर भी असली लड़की से मतलब नहीं होता, समाज से हो सकता है, सरकार से हो सकता है। छायावाद और रहस्यवाद ज्यादा आपके शायरी में चलता है। भावार्थ के बाद में आप छायावाद भी लेते हैं और रहस्यवाद भी कविता के माध्यम से जिससे चलता है। क्या मतलब समझ नहीं पाया। कई बार क्या होता है, हम कविता लिखते, शब्द कुछ अलग रहते हैं, उसके अर्थ कुछ अलग निकलते हैं। जैसे आपने बताया कि भाई यदि महबूबा ही सिर्फ प्रेमिका ही नहीं होती, देश भी होता है, माँ भी होती है, धरती भी होती है, जिससे भी तुम प्रेम करो, जो भी प्रेम करो, यानी भावार्थ के अलावा उसमें जो भाव होते हैं वो ज्यादा इंगित करता है। कुछ ऐसी गजल और कुछ उदाहरण जो आपने। अहम चीज तो यही है कि भाव आपके होने चाहिए, और शायरी का मतलब भी यही है कि जो कुछ आप समझाना चाह रहे हैं, जो आप कहना चाह रहे हैं, वो अगर छुपा के कहें, बिल्कुल ओपन ना करें, छुपा के कहें, तो ज्यादा उसका असर होता है। वरना आजकल की शायरी जो हो गई है चंदू साहब, वो कुछ ऐसा है कि हम बहुत पर्दे में बात नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जो सुनने वाले हैं ना, ऑडियंस जो है, वो इतनी सोच नहीं, इतनी डीप में नहीं जा पाती है। तो हमें सीधे सीधे बात करनी पड़ती है। जैसे मैंने अपनी जिंदगी में जिसे मैं पहला शेर कह सकता हूँ, हालांकि पहला शेर कब हुआ था मुझे याद नहीं है, लेकिन जब ये होता है कि नहीं साहब आप पूछा जाता है कि आपने पहला शेर कब कहा, तो बहुत जहन पे जोर देने के बाद एक बार मुझे अपना एक शेर याद आया था, जो मुझे याद है कि हाँ, यहाँ से मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ पे मेरी शायरी आगे बढ़ी। आपका 13वें साल में आपने शायरी लिखना चालू कर दी थी, सुनने में आया है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल से आपने अपनी शायरी की शुरू कर दी। 12-13 साल की उम्र। कैसा रहा आपका बचपन, कैसा रहा शायरी के क्षेत्र में, आप कैसे आए? देखिए, शायरी के क्षेत्र में हालात ले आए जी, किस्मत ले आई। मेरे फादर को जब ये मालूम हुआ था, जब मैं बहुत छोटा था, मेरा ख्याल है कि वैसे ही 11-12 साल का, तो उस वक्त शेर लिखा। तो मेरे फादर को जब मालूम हुआ तो मेरे फादर ने ये कहा कि शायरी आप कीजिए, क्योंकि शायरी को बहुत अच्छा समझा जाता था उस वक्त भी, और ये होता था कि अगर शायर है तो बहुत शरीफ होगा, बहुत अच्छा, ऐसा माना जाता था। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि शायरी कीजिए,
लेकिन मुशायरे न पढ़िएगा। अच्छा, मुशायरे न पढ़ने की वजह ये थी कि मुशायरे में आने के बाद शायर बेचारा गरीब रहता है, वो रोजी रोटी उसकी इतनी नहीं, क्योंकि उस वक्त मुशायरों में पैसा इतना नहीं था, पैसा नहीं मिलता था। मुशायरे का शौक हो गया तो उसमें, तो इस वजह से कहूँगा कारोबार कीजिए। तो मैं बहुत दिनों तक अपना यही करता रहा, कारोबार करता रहा, और शायरी शौक था तो शायरी में लिखता रहा। वही 12-13 साल की उम्र में शायरी अच्छी खाती होने लगी थी। फिर वो कुछ हालात खराब हुए और परेशानियों का दौर आया, मेरा कारोबार फेल हुआ। तब फिर एक साहब ने परेशान देखकर मुझे कहा कानपुर में कि एक मुशायरा है, पढ़ दीजिएगा, 100 रुपये मिल जाएंगे आपको। तो ये कोई बात है, कोई 82 की 83 की 82-84 के आसपास की। तो मैंने कहा ठीक है, उस वक्त परेशान था। हालांकि उससे पहले मैं 500-600 रुपये रोज का मतलब आमदनी होती थी मेरी, मेरा कारोबार जो था उसमें उस समय उससे पहले 84 से पहले 84 में आप 20 साल के होंगे। हाँ जाहिर है ऐसे ही होगा, और क्या, 84 से पहले की होता है कारोबार में। लेकिन पढ़ाई फिर कैसी की आपने? पढ़ाई जो कारोबार में लग गया तो पढ़ाई, हाँ पढ़ाई जो है मेरी ऐसे ही होती रही। बस बचपन में जो कुछ भी थोड़ा बहुत पढ़ा वो पढ़ा, वही 10, 11, 12 साल की उम्र तक, और उसके बाद फिर कारोबार में लग गए। फिर पढ़ाई जो मेरी होती रही वो बस मेरे ऐसे होते, हाँ पार्ट टाइम ऐसे होती रही है। फिर वो मुशायरों के हवाले से यूँ हुआ कि जब परेशानी आई उन्होंने कहा 100 रुपये मिलेंगे। मैंने कहा बस वहाँ तो जो मैंने पढ़ा है एक मुशायरा, फिर उससे उसी हफ्ते दूसरा मुशायरा, फिर 15 दिन के बाद तीसरा, फिर वहाँ पे जो वहाँ से पहला मुशायरा पर वहाँ से आपकी मुशायरा लोगों के प्रति लोगों ने मुझे बहुत पसंद करना चालू कर दिया। हाँ, पहले दूसरे मुशायरे से पसंद, और तीसरे चौथे मुशायरे से तो ये हो गया था कि मतलब बड़े सफ जो होती थी, बड़ी लाइन शायरों की, मैं वहां जाके वहां पर आ गया। और फिर उसके बाद आज तक बहुत तेजी से यह सफर जारी रहा, बहुत तेजी से मेरा नाम हुआ, मुझे ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा मुशायरों में। लेकिन शायरी मैंने छोड़ी नहीं, शायरी मेहनत अपनी जारी रखी। मेरा नजरिया हमेशा ये रहा है कि जब एक शहर में जो शायरी सुनाकर आए, दोबारा जब भी जाए, चाहे 6 महीने में जाए, चाहे 6 साल बाद जाए, वो शायरी नहीं सुनाएंगे। अच्छा, नया कि वो सुनाने वाली बात नहीं होना। हाँ, तो इसके लिए हमेशा हम नया लिखना पड़ता है, नया लिखते रहे। तो वो सफर हमारा आज भी जारी है। और शायरी को मैं एक बात ये बताऊं कि मैं 11, 12, 14 साल की उम्र, 15 साल की उम्र तक क्या शायरी कर रहा था ये तो मुझे ज्यादा नहीं मालूम। लेकिन एक शेर बताऊं, जाहिर है कि महबूब, मुझे एक शेर याद है उस जमाने का कि आप मुझसे बाग में चलने की जिद मत कीजिए। आप मुझसे बाग में चलने की जिद ना कीजिए। आप मुझसे, बाग मतलब गार्डन, चमन, आप मुझसे बाग में चलने की जिद मत कीजिए, फूल देखूंगा तो फिर उसका ख्याल आ जाएगा। अच्छा, ये अपने महबूब की कल्पना आप फूल से करते दो। हाँ, तो ये ख्याल था उस टाइम, और ये मेरी शायरी। उसके बाद जब मैं क्या लिखता रहा क्या नहीं लिखता रहा वो एक अलग चीज है। मैं मुशायरों में आया, तो मुशायरों में मैंने ये देखा कि यार ये समाज को कुछ देना चाहिए। आप अगर आप शायर हैं और स्टेज पर आ रहे हैं, तो ये जो सामने बैठे हुए लोग हैं, इन्हें आप क्या दे रहे हैं? अगर इन्हें आप इन्हीं सब चीजों में उलझा कर रखेंगे तो बात नहीं बनती। तो आप इन समाज को कुछ दें। तो फिर वहां से मेरा रुझान बदला, शायरी का मिजाज बदला। हाँ, फिर मैंने शायरी करना शुरू की। तो फिर मैंने लिखा कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा, और दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। इसी तरीके से फिर मेरा मिजाज बनता गया। फिर मेरी एक नज्म जो बहुत ही मशहूर हुई है, आपके चैनल्स के माध्यम से मैं ये चाहता हूँ कि ये भी पूरी दुनिया तक इस चैनल के भी जरिए जाए। यूँ तो मैं पहुँचा ही रहा हूँ, अगर आप कहें तो मैं उस नज्म को, इस नज्म का उन्वान है, शीर्षक है जिंदगी। और ये नज्म कहने की जो ख्याल आया, फिक्र जो हुई, सोच बनी, वो इसी तरीके यही बनी कि ये जो कहने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं कि देश का माहौल कैसा बनाया जा रहा है
और देश का माहौल कैसा हो रहा है। लेकिन सियासतदान, राजनेता जो कर रहे हैं, हमें वो नहीं करना है। हमें अपना काम करना है। राजनेता अपना काम करते रहे तो हम अदीब, कवि, हम शायर, तो हम अपना काम करेंगे और उसमें कहाँ तक हम कामयाब होते हैं ये हमने ऊपर वाले पे छोड़ा, लेकिन अपना काम जारी रखा। तो उसके तहत मैंने ये नज्म कही कि जिंदगी उसकी इनायत है, देखिए उसकी इनायत है, संभालो इसको। ये जनता से खिताब कि जिंदगी उसकी इनायत है, संभालो इसको। अब तासुब के अंधेरों से निकालो इसको। ये न रंजिश के लिए है, न अदावत के लिए, ये न नफरत के लिए है, न बगावत के लिए। जिंदगी उसने अता की है मोहब्बत के लिए, दिल रुबाई के लिए, प्यार की जन्नत के लिए। उलझने पाल के मत जिंदगी दुश्वार करो, खूबसूरत है बहुत, खूब इसे प्यार करो। जंग की गर्म हवाओं से बचाओ इसको, ये तो जन्नत है जहन्नम न बनाओ इसको। सुबह को खिलते गुलाबों से सजाओ इसको, और रात को रात की रानी से मिलाओ इसको। रात को रात की रानी से मिलाओ इसको। जिंदगी वो है जो बच्चों की हंसी में गुजरे जी, जिंदगी वो है जो बीवी की खुशी में गुजरे, जिंदगी वो है जो माँ बाप के साए में रहे, जिंदगी वो है जो चाहत के उजाले में रहे। जिंदगी ऐसी गुजारो कि ये हंसती ही रहे, जिंदगी ऐसी गुजारो कि ये हंसती ही रहे। चूड़ियों की तरह दिन रात खनकती ही रहे। सांस जब तक है मोहब्बत की पनाहों में रहो, प्यार ही प्यार करो, प्यार की बाहों में रहो। प्यार ही प्यार करो, प्यार की बाहों में। अब ये नज्म आगे बढ़ती है, कुछ बातें इसमें सामने आ रही हैं, देखिएगा। प्यार ही प्यार करो, प्यार की बाहों में रहो। आज नफरत के चराहों को बुझा कर रख दो, आज नफरत के चराहों को बुझा कर रख दो। काबाओ काशी के झगड़ों को मिटा कर रख दो। बेसबब दंगों फसादों की तरफ मत जाओ, होश में आओ कि शोलों की तरफ मत जाओ। जान लेना नहीं, इस जान को देना सीखो। लूटना छोड़ो, लुटाने का सलीका सीखो। जिनसे रोशन हो जहां ऐसे उजाले बन जाओ। दुख उठाकर भी खुशी बांटने वाले बन जाओ। राम वाले हो तो बनवास नजर में रखो, करबला वाले हो तो प्यास नजर में रखो। राम वाले हो तो बनवास नजर में रखो, करबला वाले हो तो प्यास नजर में रखो। ऐसा माहौल बनाओ कि फसादात न हो, हमने कल तक जो गुजारे हैं वो हालात न हो। ये फसादात तरक्की नहीं होने देते, कच्ची दीवार को पक्की नहीं होने देते। कच्ची दीवार को पक्की नहीं होने देते। बहुत ये एक संदेश। जैसे आपने अभी ये शायरी के माध्यम जैसे शुरुआत में भी बात बताया कि आप एक व्यवसायिक थे, व्यवसायी के बाद में एक्सीडेंटली समझो आप शायरी में आ गए। एक बहुत व्यक्तिगत प्रश्न है, जैसे क्या आर्थिक जरूरतें मुशायरे और शायरी के माध्यम से किसी शायर की पूरी हुई? मैं आपकी में जनरल बात कर रहा हूँ, होती है क्योंकि कई शायर हमने देखे कि किसी को मुशायरे नसीब नहीं, किसी को शायरी नसीब नहीं है, किसी की बुक पब्लिश नहीं होती है, सारा लगता, लेकिन एक उसका भाव और उसका लगाव उसके तरफ उसको डालते रहता है, लेकिन आर्थिक रूप से वो सर्वाइव नहीं हो पाता। तो क्या इसके लिए कोई नियोजन होता है क्या? नहीं, देखिए ऐसा है कि देश सेवा है कई लोगों की। देखिए जब हमने भी शायरी शुरू की थी तो उस वक्त मुशायरों का कोई ख्याल भी नहीं था, या इससे हमें आमदनी होगी, हम इससे ये कोई मसला नहीं था, एक शौक था वहां से। उसके बाद धीरे धीरे जब उम्र बढ़ती इंसान की, एक फनकार की, तो वो फिर ऐसी सोच रखने लगता है कि देश के लिए कुछ करें, जनता के समाज के लिए कुछ करें। तो यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन जब वो मुशायरों में स्टेज पर आता है, कोई भी फनकार हो, चाहे शायर हो चाहे दूसरी लाइन का हो, जब वो स्टेज पर आया और उससे उसको पैसे मिलने लगे तो फिर पूरी तरीके से वो आ गया, तो इसका मतलब ये है कि उस पर डिपेंड हो गया और उसे परेशानी नहीं हो रही है। लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता। उसकी वजह ये होती है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी रहती है, वरना हर आदमी स्टार बन जाता, हर आदमी चांस नहीं मिलता, कभी कुछ लोगों को राजनीति भी होंगी, होती होंगी, कभी कुछ लोगों को चांस नहीं मिलता, कभी कुछ लोगों की इतनी सलाहियत नहीं होती है। ये भी है कि ये भी है, कंपटीशन बहुत है। हर रात आपको ये साबित करना पड़ता है कि हम में ताकत है, हमें कुव्वत है, हमें लिखने की भी अभी कुव्वत है और हम परफॉर्मर हैं।
अब स्टेज पर आपको परफॉर्म भी करके दे रहे हैं। जी। खाली यही नहीं है कि शेर सुना दिए, नहीं, शेर ऐसे सुनाइए कि लोगों के दिमाग में, दिल में बॉडी लैंग्वेज बहुत सी चाहिए उसका कि क्या भाव आया। तो सब ये नहीं तो शेर अच्छे तो आपकी किताबों में पढ़ लेगा, आपको क्यों सुनेगा, क्यों भूलेगा। तो सब के वहां ये चीजें नहीं होती। कहीं कहीं जिनके वहां ये चीजें होती हैं कि शायरी भी हो और वो परफॉर्मर भी हो, तो वो और किस्मत भी हो, भाई ये भी है? तो फिर वो आदमी आगे आ जाता है। वरना फिर है तो बहुत हर लाइन में, फिल्म इंडस्ट्री में देखिए कितने बड़े बड़े एक्टर पड़े हैं, बहुत बड़े बड़े एक्टर पड़े हैं, लेकिन मामूली सा आर्टिस्ट जो है वो बहुत बड़ा हीरो हो जाता है और हम खुद जानते हैं कि यार ये एक्टर तो ये है, लेकिन वो उसकी वो जगह नहीं मिलती, उसको वो जगह नहीं मिल पाती। तो कहीं ना कहीं वो तो एक कुदरत का मामला है। हमने मैक्सिमम देखा कि पूरी एक मूल रूप से यदि हमारे देश की समस्या की तरफ ध्यान दिया जाए, चलो बेरोजगारी हो गए थे, बहुत ज्यादा उलझा के रखा हुआ हिंदू मुसलमान में। जी। और हम ये भी देखते हैं कि शायरी और कवि सम्मेलन, मुशायरे और कवि सम्मेलन बहुत जगह एक साथ होते हैं। तो एक संदेश देने का माध्यम भी कितना कारगर होता है, संदेश कितने लोगों इसको समझ पाते हैं, क्योंकि आज भी लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं ये भावना बनी हुई है। आज भी हम बहुत फ्रीली के नहीं भाई हमारे यहाँ कुछ नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। वो कब निकलेगा आपको हिसाब से? आपकी तो जनता के देखिए आप, हिंदुस्तान असल में बहुत बड़ा मुल्क है और यहाँ तरह तरह की सोच के लोग हैं, तमाम धर्मों का देश है, तमाम रंगों का देश है। तो यहाँ पर एक तो चीज ये है कि जमहूरियत है, हुकूमतें 5 साल में बदलती हैं, कभी कायम रहती हैं, किसी को भी हक हासिल होता है। एक तरीके से मैं तो ये कहूँगा कि जैसे आपने अभी शायरी पर कहा कि ये तो आपकी आर्थिक व्यवस्था को क्या करता है, ये मुशायरे से आपको फायदा है या नहीं, इसी तरीके से अब देश को जो ये राजनीति है, ये भी देश प्रेम और देश सेवा नहीं है, ये व्यवसाय हो गया, ये भी व्यवसाय हो गया। जहां पर नुकसान, और व्यवसाय में क्या होता है कि नुकसान और फायदा देखा जाता है। किसी भी चीज में जब नुकसान और फायदा आ गया, वो चीज की क्वालिटी खत्म हो जाएगी, सेवा खत्म हो जाएगी, सेवा खत्म। और जब सेवा खत्म हो जाएगी तो कुछ भी कर सकते हैं, अपने फायदे के लिए कुछ भी किया जा सकता है। आज जो ये नफरतें पैदा की जा रही हैं, ये उसी का हिस्सा है जौहर साहब, कि आजादी भी हमें कई कविताओं के प्रोत्साहन से लोगों में जागृति हुई और आजादी रंगों से जो से लड़ने का भाव कवि सम्मेलन के माध्यम से, कवियों के माध्यम से, शायर के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया गया है। जबरदस्त। जब आज आप ये कह रहे हैं कि ये व्यवसाय बन गया है, तो अपने विचार कहाँ जा रहे हैं, हम क्यों परिवर्तन नहीं कर पाते, लोगों के दिलों तक क्यों नहीं जाग पाते कि भाई नहीं, ये तुमको सिर्फ यूज कर रहे, ये सही नहीं है आपका। क्योंकि शायर, हर व्यक्ति के मन में कहीं ना कहीं शायर और प्रेम भाव, मोहब्बत का भाव होता है, और जिसके मन में होता है उसको कविता शायरी से लगाव हो जाता है, हर व्यक्ति को हो जाता है। ठीक है, उसका सुनने का तरीका अलग हो, आपके बताने का अलग हो, दोनों के मैच हो गए तो दोनों एक दूसरे को अच्छे लगते हैं। इस समय जब आप बोल रहे कि यह व्यवसाय हो गया, सेवा भाव नहीं रह गया, क्योंकि राजा का करते हो तो प्रजा की रक्षा करना होता है, लेकिन प्रजा अभी अपना घर भरता है, जैसे आपके होता है व्यवसाय एक कारपोरेट सेक्टर हो गया है। इस कारपोरेट सेक्टर में कोई यदि मुक्त मन से बोल सकता है तो कवि और शायर है, फिर कहाँ आप लोग कम पड़ रहे हैं? नहीं, शायद नफरत फैलाने वाले हमसे ज्यादा ताकतवर और मजबूत है, इसलिए हमारी बात अभी जो है वो घर कर नहीं पा रही दिलों में, ये वजह हो सकती है। लेकिन हम मायूस भी नहीं है, हम कोशिश अपनी जारी रखेंगे, ऐसा नहीं है। हम हर रात यही कोशिश करते हैं, हमारे सामने जो भी ऑडियंस होता है, आज तो चैनल के माध्यम से भी अब तो लाखों लोग चैनल खोल के भी देखते हैं, तो कहीं ना कहीं शायद हमें उम्मीद है कि कहीं ना कभी तो बदलाव आएगा, लोगों की सोच बदलेगी। असल में असली चीज तो जनता की सोच है, जनता की जहन में, दिमागों में अभी फिलहाल इतना जहर भर दिया गया है कि भाई ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, हिंदू के ये तरीका है, मुसलमानों का ये तरीका, ये चीजें भर दी गई है, और ये इतनी आसानी से तो खैर नहीं निकल सकती है। समय सभा बन गया, धीरे-धीरे सभा परिवर्तन, इसमें समय लगेगा। इससे पहले भी हो चुका है, आज पहला नहीं हुआ, इससे पहले भी हुआ है। तो विभाजन के टाइम से सब ये चीज की नफरतें बनी हुई है, हम उसको बांटने में सक्षम नहीं हो। मेरा कहना है कि नफरत तब भी थी, नफरत तब नहीं थी ऐसा नहीं है, तब भी थी। नफरत को फैला के हमको सब अलग किया, वो और इसको एक राजनीति का रूप ले ले रहे, इसको एक कि भाई ठीक ये है तो हम टिके रहेंगे।
वो नहीं होना चाहिए। और वो सिर्फ हटा सकते हैं लोगों के नहीं, मन में। उसको हटा सकते हैं ऐसे ही लोग, हम जैसे लोग जी, जो कवि हों और शायर हों, उनकी बातों में जो गहराई होती है जी। उसको लोग सुनते भी हैं। लेकिन मैंने आपको वही बताया ना कि अभी जमीन इतनी सख्त हो गई उनके दिलों की, जनता के दिलों घर की, तक कि अभी हमें जरा सा उसमें दस्तक देने में या उस पे कुछ नर्म करने में वक्त लगेगा। लेकिन मायूसी नहीं है, कभी ना कभी होगा। ये हालात रहेंगे नहीं, ये हालात बदलेंगे, हम अपने मकसद में कामयाब होंगे। फिर ये इतना बड़ा देश है, मैंने आपको बताया, ये होता रहता है। पिछले जमाने में भी कुछ नफरतें उभरी, उसके बाद में फिर हालात नॉर्मल हुए, फिर अब अभी ऐसा हो रहा है, फिर हालात अपनी जगह पर आएंगे। देश चल रहा है, मायूस नहीं होना चाहिए, चल देश रहा है, चलता देश है, चल रहा है, आगे बढ़ रहा देश है। आगे बढ़ेगा। एक दिन लोगों को मालूम होगा, ऐसा नहीं है हमें कब तक आप लूटेंगे। एक ना एक दिन हमें समझ आएगी जरूर कि यार हम लूट रहे हैं, हमें तो लूटा जा रहा है, हमें तो बेवकूफ बनाया जा रहा है। जिस दिन ये बात हमें समझ में आ जाएगी, उस दिन किसी शायर और किसी कवि की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद आपके समझ में आ जाएगा। लेकिन कवि और शायरों को अपना काम करते रहना चाहिए। हालांकि अब इस पर भी मेरा एतराज है कि बहुत से कवि सम्मेलन और मुशायरों से कुछ शायरी ऐसी पढ़ी जाती है जो दिलों को तोड़ी जाती है, दिलों को नफरत पैदा करने वाली शायरी होती है। हाँ, तो ये बहुत बुरी चीज है, साहित्यकार को ये नहीं करना। वो लोग जल्दी समझ लेते, हाँ, वो जल्दी समझ लेते, बुरा जल्दी समझ में आता, अच्छा समझ में नहीं आता। ये चीज तो ये जो चीज है ये खत्म होनी चाहिए। ऐसे शायर, ऐसे कवि का क्या बैकआउट? बिल्कुल, हम लोग तो बैकआउट करते हैं। देखिए, हम नाम तोड़ने वाली बात नहीं, भले आप ना जोड़ो, तोड़ो तो नहीं, ये चीज है। हम तो खास तौर पर बाइकाट करते हैं। मैं एक नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक बहुत मशहूर शायर हो गया था एक लड़का अभी कुछ दिनों पहले, और उसके वहां शायरी तोड़ने की थी, जोड़ने की नहीं। हिंदू मुस्लिम ये वो, तो मेरा एतराज था कि साहब ये शायरी नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि आप ऑर्गेनाइजर है, आप हमें बुला रहे हैं, उसे बुला रहे हैं, आप उसे रेस्पेक्ट भी ज्यादा दे रहे हैं, और हम मना करें तो आप हमसे कह रहे हैं नहीं साहब आपकी मर्जी। तो हमने कहना शुरू किया कि यार फिर तो हम नहीं आएंगे। तो उन्होंने कहा ना, ये आपने मना भी कर दिया कि ऐसा तो नहीं आऊंगा, कर नहीं आऊंगा। तो फिर ये हुआ कि मैंने ये तय कर लिया, मैंने और खास तौर पर एक दो लोगों ने, मैंने तय कर लिया कि अब जहां भी उसका नाम होगा हम नहीं जाएंगे, हम उस मुशायरे में नहीं जाएंगे। तो हम वो तारीख है, इस वाक़े को भी 10 बरस हो गए, वो तारीख है और आज की तारीख, जहां भी उनका नाम आता है, आज तो खैर वो बहुत ऊंची जगह पर बैठ गए जाके, जहां पर उनका नाम आता है आज भी हम वो मुशायरे में नहीं जाते। तो कम से कम हमारे दिल में है, तो हमारे जैसे, ऐसा नहीं है कि मैं अकेला हूँ, मेरे जैसे और भी लोग होंगे जो सामने आएंगे कि हाँ नफरतों को खत्म किया जाए। ये नफरत वाली शायरी नहीं, हम उस जगह नहीं जाएंगे, हम उस मंच पे हम नहीं बैठेंगे जहाँ नफरत की शायरी हो। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं होगा, जो भी हो, देश को जोड़ने में अपना एक प्रयास ये है कि जोड़ना देश को जोड़ने की बात। एक आखिरी प्रश्न है, जौहर नाम आपका, कानपुर, निश्चित रूप से आप कानपुर से, तो कानपुरी शब्द लग गया है। जौहर नाम के भी कई अर्थ होते हैं, और अपने नाम के अनुरूप क्या आप आज इस मकाम पे पहुंच पाए? अब देखिए, आपको खुद का नाम के तो उससे आए कि क्या है, ये तो खैर अलग बात है, नाम तो कुछ भी रखे जा सकते हैं। लेकिन हाँ, बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं कि नाम ऐसा होना चाहिए कि जो अच्छा ही हो, उसमें से बुराई न हो, कुछ मायूसी न हो, क्योंकि उसका असर जिंदगी पे पड़ता है नाम के अर्थ का, ऐसा बताया। तो मैं जब शायरी मैंने शुरू की थी भाई बचपन में, मुझे तो मेरा कोई उस्ताद तो था नहीं, मैं अपने शायरी शुरू कर दी थी, मैंने खुद ही से अपना नाम रख लिया था। उस वक्त मैंने रख लिया था हैरा कानपुरी, और इससे मैं लिखता रहा। फिर वो जब लिखते लिखते, मेरे एक बुजुर्ग शायर मेरे मोहल्ले में रहते थे, उनका एक शागिर्द था और वो मेरा दोस्त था। तो जब उससे उनकी शागिर्द उस्ताद में कुछ अनबन हो गई, तो मुझसे एक दिन उसने कहा कि यार एक कलाम लिख दो, मुझे पढ़ना है। वो लिखता नहीं था, वो लिखवाता था। तो मैंने कहा लिख देंगे, मैंने लिख दिया। वो कलाम उन तक पहुंच गया, बुजुर्ग वर्ग तक, उस्ताद तक। उन्होंने पता किया कि ये किसका कलाम है, तो मालूम है मेरा है। तो कह रहे शायरी करते हैं, क्योंकि महल्ले में थे और बहुत बुजुर्ग, बहुत बड़े शायर थे। हाँ, शायरी करते हैं वो। तो मुझे कहलवाया कि उनकी दूसरी लाइन में, दूसरे बंद में
थोड़ी गलती है उसको सुधार ले। तो वहां से मुझे एहसास हुआ कि यार इसका मतलब इतना बड़ा शायर ये कह रहा है पूरे कलाम में एक जगह पर गलती, इसका मतलब है कि मैं शायर हूँ। भाई पूरे कलाम में एक जगह गलती, जबकि मैं तो कोई शायर समझता नहीं था, अपने पास ही लिखता था। तो इतना बड़ा उस्ताद कह रहा है तो मुझ में हौसला पैदा हुआ। दूसरे दिन मैं उनके घर चला गया और मैंने वो कलाम उनके सामने रख दिया और मैंने कहा कि वो गलती मैंने सुधारी है और हजरत इसको आप देख लें। तो उन्होंने देखा, कहने लगे हाँ आप ठीक है भाई, आप शेर कहते बड़ी दुआएं वाएं दी। फिर मैंने उनसे कहा कि मैं आपके पास आ जाया करूं शेर लेके। हाँ हाँ आ जाया करूं। तो मैं कुछ दिन तो गया। फिर मैंने कहा कि आप बाकायदा मुझे अपना शागिर्द बना लें। उनका नाम था हक बनारसी। हक बनारस के रहने वाले थे लेकिन कानपुर में शिफ्ट हो गए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है शागिर्द बना लूंगा। तो हम लोग जो एक रस्म होती है मिठाई लेकर हाल फूल लेकर गए उनके पास और तो वो मिठाई खिलाते हैं और इस तरीके से वो शागिर्द करते हैं। तो कहने लगे भाई आपका नाम जो है वो खराब है, वो अच्छा नहीं है। तो मैंने कहा जी। कहने लगे नाम बदलिए। तो मैंने कहा कि हजरत आप बदल दें। तो उन्होंने नाम ये मुझे दिया जौहर कानपुरी। हाँ। तो ये हैरा खत्म कीजिए। यही बात उन्होंने बताई कि देखिए जिंदगी पर उसका असर पड़ता है और उन दिनों में बहुत परेशानियों में गुजर रहा था। तो फिर वो जब से हैरा नाम बदला और ये जौहर आया तो जब से मेरे रास्ते भी अच्छे हो गए, खुलते चले गए और मैं आज यहाँ पर हूँ और जौहर चमक रहे हैं। दुनिया जौहर के जौहर देख रही है। कुछ शेर, कुछ नज़्म, कुछ गजल हमारे दर्शकों को। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने तो अभी एक नज्म आपको सुनाई, कुछ शेर और मैं पेश करता हूँ क्योंकि ज्यादातर मैं जोड़ने की बात करता हूँ, तोड़ने की बात नहीं करता। तो एक शेर है मेरा, अंगारों को फूल बनाया जाएगा। अंगारों को फूल बनाया जाएगा, ये नारा मकबूल बनाया जाएगा। बाद में होगी मंदिर मस्जिद की तामीर, पहले एक स्कूल बनाया जाएगा। वाह 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 वाह। बाद में होगी मंदिर मस्जिद की तामीर, पहले एक स्कूल बनाया जाएगा और ये नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत का। हर एक ये नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत का। हर एक जुगनू को माहे तमाम होना, माहे तमाम मतलब पूरा चांद, पूनम का चांद, इसको कहते हैं माहे तमाम उर्दू में। हर ये नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत का। हर एक जुगनू को माहे तमाम होना है और वतन के बच्चों को नफरत की पुस्तकें न पढ़ाओ कि इन फरिश्तों को अब्दुल कलाम होना है। वतन के बच्चों को नफरत की पुस्तकें न पढ़ाओ कि इन फरिश्तों को अब्दुल कलाम होना है, कि इन फरिश्तों को अब्दुल कलाम होना है। और एक गजल जो रूमानी गजल है थोड़ी सी, वो मैं सुना देता हूँ। फिर एक नज्म और सुनाऊंगा। ये नज्म है, ये गजल मेरी है कि वो जो पहली मेरी मोहब्बत थी, वो जो पहली मेरी मोहब्बत थी वो किसी दूसरे की किस्मत थी। वाह। वो जो पहली मेरी मोहब्बत थी वो किसी दूसरे की किस्मत थी और तुम हजारों से खूबसूरत हो, तुम हजारों से खूबसूरत हो, वो गुलाबों से खूबसूरत थी। तुम हजारों से खूबसूरत हो, वो गुलाबों से खूबसूरत थी। उसका चेहरा दमकता रहता था, उसका चेहरा दमकता रहता था। पूरे कॉलेज में वो कयामत थी। वाह। उसका चेहरा दमकता रहता था, पूरे कॉलेज में वो कयामत थी। अब देखिए इस गजल को कह रहे हैं लेकिन सोच इंसान की होती है कि एकदम से शेर आता है, अलग से आता है, इस थॉट से बिल्कुल अलग, इससे हट के आता है। शेर आता है कि हमारे वहाँ पिता को अब्बू कहते हैं, अब्बू भी कहते हैं, अब्बा भी कहते हैं, अब्बू कहते हैं। अब शेर आता है कि वो जो गुस्सा था मेरे अब्बू का, वो जो गुस्सा था मेरे अब्बू का, अब मैं समझा वही मोहब्बत थी। वाह। वो जो गुस्सा था मेरे अब्बू का, अब मैं समझा वही मोहब्बत थी, वो जो पहली मेरी मोहब्बत थी। एक नज़्म ये है, ये भी जनता के नाम है और एक मैसेज है जो पूरी जनता, पूरी दुनिया के तक पहुंचाना चाहता हूं, खास तौर पर अपने हिंदुस्तान के लिए कि नई सदी को
नया इनकलाब देना है, नई सदी को नया इनकलाब देना है, हर इख्तिलाफ को मिट्टी में दाब देना है। जो भी दुश्मनी है ये है वो उसको मिट्टी में अब दाब देना, जो हो चुका हो चुका, अब नए सिरे से जिंदगी को शुरू करना है कि नई सदी को नया इनकलाब देना है, हर इख्तिलाफ को मिट्टी में दाब देना है। बहुत दिनों जिए सीनों में नफरतें लेकर, हजारों मर गए दिल में कुदूरतें लेकर, बहुत मकान जले फिर भी रोशनी न हुई, तबाह हो गए सब खत्म दुश्मनी न हुई। अब आओ मिलके मसाइल का हल निकाला जाए, जो कश्ती डूब रही है उसे संभाला जाए, जो हो चुका है शिवालों का वो हाल न हो, खुदा के घर का तकद्दुस भी पायमाल न हो, कोई मकान न उजड़े किसी का सर न कटे, कि बंबई की तरह आप कहीं भी बम न फटे। कोई मकान न उजड़े किसी का सर न कटे, कि बंबई की तरह अब कहीं भी बम न फटे, कि बंबई की तरह अब कहीं भी बम न फटे। और चंदू जी, तुम्हारे मजहबी लीडर हो या मेरे रहबर, तुम्हारे मजहबी लीडर हो या मेरे रहबर, ये बेच देते हैं ईमान चंद सिक्कों पर। इन्हें तुम्हारे मेरे गम से कुछ नहीं लेना, किसी के दीदे पूर्णम रोती हुई आंखें, किसी के दीदे पूर्णम से कुछ नहीं लेना। ये मजहबी नहीं, ये सिर्फ कारोबारी है, ये मौलवी नहीं साधु नहीं मदारी, ये मौलवी नहीं साधु नहीं मदारी है। जरा ये सोचो कि जब भी कहीं फसाद हुआ तो क्या इन्हें भी किसी ने लहू में तर देखा। जरा ये सोचो कि जब भी कहीं फसाद हुआ तो क्या इन्हें भी किसी ने लहू में तर देखा है। रहनुमा तो सफर साथ क्यों नहीं करते, गरीब मरते हैं ये लोग क्यों नहीं मरते है। रहनुमा तो सफर साथ क्यों नहीं करते, गरीब मरते हैं ये लोग क्यों नहीं मरते। ये आश्रम के पुजारी, ये कार वाले इमाम, ये बेजमीर हैं दोनों हुकूमतों के गुलाम, जो इनसे कहता है हाकिम कबूल करते हैं, हमें लड़ाने की कीमत वसूल करते हैं। जो इनसे कहता है हाकिम कबूल करते हैं, हमें लड़ाने की कीमत वसूल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। एक नज्म का छोटा सा हिस्सा और उसके बाद आपसे पूरी इजाजत। इस नज्म का उन्वान है अहले सियासत से खिताब, यानी राजनेताओं से बातचीत। अब देखिए राजनेताओं से बातचीत हो रही है। सदाकत यानी सच्चाई, सदाकत पर जो है वो रहबरी तस्लीम करता हूं, सदाकत पर जो है वो रहबरी तस्लीम करता हूं। जो सच्चा रहनुमा है उसकी मैं ताजीम करता हूं। तासुब को बढ़ावा देने वाले रहबरों बोलो, जमीरो ज़र्फ के सौदागरों अपनी ज़बां खोलो। तुम्हारा फर्ज क्या है और ये क्या कर रहे हो तुम। जवानाने वतन के दिल में नफरत भर रहे हो तुम। जरूरत है उजालों की अंधेरा कर दिया तुमने, कि लफ्ज़े रहनुमाई को भी गंदा कर दिया तुमने। तिजारत करके लाशों की महल तामीर करते हो, गरीबों के लहू से जिंदगी में रंग भरते हो। ये कमजोर आदमी क्या जानवर घबराएगा तुमसे, जियोगे जब तलक शैतान भी शर्माएगा तुमसे, जियोगे जब तलक शैतान भी शर्माएगा तुमसे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ में जौहर कानपुरी, जो अपना खुद का परिचय के साथ में कुछ नज़में आपके सामने पेश की। आशा है आपको प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। जो भी आपको जैसा भी लगता है आप इसके चैनल के लिंक के नीचे कमेंट जरूर करें। आप हमारे शुरू में बहुत 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 धन्यवाद। शुक्रिया।